स्वप्न में हमारी मिसाइल से दिखाई पड़ती होती है। ये डर से ही शांति होती है, ये सुधरने वाले लोग नहीं है मान्यवर। मगर चिदंबरम साहब कहते हैं कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे, इसका सबूत क्या है? चिदंबरम साहब, सबूत तो हमारी एजेंसियों ने ढूंढ लिया। अब आप क्या बोले थे, इस पर क्या बोलना चाहते हैं? मान्यवर, इनके चिदंबरम जी के कार्यकाल में ही अफजल गुरी की फांसी जब तक वो गृह मंत्री नहीं गए नहीं हुई। मान्यवर, बंबई का हमला, बंबई के हमले के बाद आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं, उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने कराया था। मान्यवर, ये क्या बोल रहे हैं? किसके लिए बोल रहे हैं? किसको बचा रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाए आपने, सिर्फ आपकी छिछोरी राजनीति के लिए, क्षुल्लक फायदे के लिए। और फिर क्या कर लिया? फिर भी हार गए। हारे तो ना। और अब हर रोज कह रहे हैं कि आप हमेशा है नहीं, आप हमेशा नहीं रहेंगे, आप हमेशा का तो मुझे मालूम नहीं साहब। मैं 61 का हुआ हूं, 14 से 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहने वाली है। मैं चिदंबरम साहब को कहना चाहता हूं, आप डाल दो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जीने। 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। मान्यवर, मैं 2015 में बोला था हमारी उड़ीसा कार्यकारिणी में, भुवनेश्वर कार्यकारिणी में। अब ये 5 साल गिन लो तो 15 तो हो ही गए और 15 भी हो जाएंगे। मान्यवर, भारतीय सेना के लिए कभी भी इन्होंने तैयारियां नहीं की। चीन के कई जवानों ने चीन की लड़ाई के बाद लिखा, हमारे पास बंदूक छोड़िए, कारतूस छोड़िए, नमक, चीनी और माचिस भी उपलब्ध नहीं थी। घनघोर ठंड में पहनने के लिए हमारे लिए ठंड के कपड़े भी नहीं थे। मान्यवर, आज वही सेना ब्रह्मोस से लैस है, आकाश उनके मिसाइलों को तोड़ देता है। मान्यवर, और पाकिस्तान की पूरी एयर डिफेंस सिस्टम हमारी सेना आधे घंटे में उसको मलबे में बदल कर रख देती है। मान्यवर, ये नरेंद्र मोदी के शासन में, मोदी जी के शासन में 11 साल में परिवर्तन, गोली नहीं बना पाते थे। मैं बाद में बताता हूं, लाखों करोड़ों का सामान हम बना रहे हैं, विदेश में भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी सेना का काफी सारा कई सारी चीजें हमने ब्लैकलिस्ट कर दी, इंपोर्ट नहीं कर सकते। और R&D के लिए एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। सेना और पूरे देश को मोदी जी की ये पहल पर, आत्मनिर्भर भारत के गर्व पर और हमारे सेना के जवानों का हथियार उनको ऐसा देना चाहिए, इस बात की चिंता पर देश और सेना मोदी जी पर गर्व कर सकती है। मान्यवर, हमने जो नमक, चीनी और माचिस नहीं थी, ऐसी सेना से 11 साल में 22 मिनट में ही आतंकवादियों का काम तमाम कर देने वाली, तकनीक से सज्ज, वीर, सटीक इंफॉर्मेशन वाली और बताए हुए लक्ष्यों को पूरा करने वाली सेना का मान्यवर निर्माण किया है। मान्यवर, ये हमला, कल्पना कर लीजिए, कांग्रेस के राज में हुआ होता तो क्या होता। अभी तो भाजपा सरकार है, एनडीए सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री है। तीनों ने क्लीन चिट देने में 100 दिन लगा दिए। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो पाकिस्तान को तुरंत क्लीन चिट मिल जाएगा। रक्षा मंत्रालय की जगह विदेश मंत्रालय काम करता। रातों रात जेरोक्स मशीनों पर डोजियर तैयार होते, डोजियर वहां भेजते थे और फिर चर्चा करते शर्म अल शेख में, और कुछ नहीं करते साहब। और ये हमें सवाल पूछ रहे,
कोई अधिकार नहीं है कांग्रेस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को आतंकवाद के बारे में सवाल पूछने का। माननीय, इस देश के अंदर आतंकवाद फैला, पनपा, बढ़ा, तो इसका एकमात्र कारण कांग्रेस की सरकारों की लचर और तुष्टीकरण से युक्त वोट बैंक की राजनीति रही है। माननीय, और आज हमारा सौभाग्य है कि एक ऐसा नेतृत्व है जो ब्रह्मोस मिसाइल्स भेजता है, डोजियर नहीं भेजता है। मान्यवर, और नेतृत्व सम्मानीय मोदी। मान्यवर, ये संघर्ष विराम के लिए भी कई सारे कह रहे हैं। मैंने कल सुना रहा, पीओके क्यों नहीं लेंगे, इतना उछल उछल कर बोलते थे। और यहां पर काफी विद्वान लोग बैठे हैं, इनको कुछ संसद की मर्यादा, संसद में बात करने का तरीका, मतलब वास्तविक चीजें बोलने की पद्धति कुछ नहीं सिखाते। माने, मैं आज पूरे देश के सामने बात करना चाहता हूं। मान्यवर, ऑपरेशन सिंदूर युद्ध नहीं था। यूएन चार्टर के अनुच्छेद 51 के चैप्टर 7 के तहत हमने आत्मरक्षा के लिए बल प्रयोग का जो हमारा अधिकार है उसको उपयोग किया था। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो हमला किया, हमारे निहत्थे नागरिकों को मारा, और इसके जवाब में आतंकवादियों की पूरी इकोसिस्टम तोड़ने का हमारा अधिकार है, जो विश्व के सभी देशों ने हमारे अधिकारों को स्वीकारा है। वो अधिकार का हमने उपयोग किया था। और जब पाकिस्तान ने ही कहा कि हमें संघर्ष नहीं करना है, तब हमने इसको स्वीकारा। और कहते थे, मैं बाद में बताऊंगा मान्यवर, वो हमें कहने लगे कि भाई क्यों करा, ये ले लेते, वो ले लेते। मैं बाद में, जब आपके समय में जो घोषित युद्ध हुए, ये तो घोषित युद्ध नहीं था मान्यवर, मगर घोषित युद्ध हुए कांग्रेस के समय में, इसमें आपने क्या किया है वो बाद में मैं मान्यवर बताता हूं। उसके पहले मैं आतंकवाद के परिदृश्य पर, जम्मू कश्मीर का आतंकवाद का परिदृश्य और देश का परिदृश्य, इस पर बताना चाहता हूं। मान्यवर, कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और सबसे ज्यादा शासन भी कांग्रेस और उनके साथियों ने देश पर किया है। उनके समय में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 3 नासूर मिले आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से। पहले कश्मीर का आतंकवाद, नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी और वामपंथी उग्रवाद, नक्सलवाद, ये 3 नासूर मिले। और 30 से 40 वर्ष तक ये नासूर भारत की धरती को रक्त रंजित करते रहे। न जाने कितने लाल हमारे सेना के, सीआरपीएफ के, बीएसएफ के, सीआईएसएफ के मारे जाते रहे, शहीद पर शहीद। न जाने कितने निर्दोष किसान, न जाने कितने निर्दोष नागरिक आतंकवाद, इंसर्जेंसी और वामपंथी उग्रवाद की भेंट चढ़े, मगर कुछ नहीं हुआ। आज मैं कहना चाहता हूं मान्यवर, कश्मीर के उग्रवाद के बारे में बाद में आता हूं। नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी और वामपंथी उग्रवाद दोनों क्षेत्र में हिंसा में 75% की कमी लाने का काम नरेंद्र मोदी। मैं इस पर बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता क्योंकि आज ये विषय नहीं है, परंतु कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद था वो मैं इस पर जरूर बोलना चाहता हूं। मान्यवर, इसका कारण क्या था, इसके कारण के मूल में जाना चाहिए। जब से कश्मीर का सृजन हुआ, धारा 370 बनाई गई। किसने बनाई? कांग्रेस पार्टी ने बनाई। इसका समर्थन और इतने लंबे समय तक किसने चला? कांग्रेस ने चला है। मान्यवर, इसका स्वरूप क्या था? धारा 370 और 35 से क्या कहती? कश्मीर का एक अलग ध्वज होगा, कश्मीर का एक अलग संविधान होगा, और 5 अगस्त 2019 तक ये अलग ध्वज और अलग संविधान चलते रहे। हमारी पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष
श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस धारा 370 के लिए अपना बलिदान देने का काम किया, उनकी हत्या कर दी। और क्या हुआ? इससे हमेशा अलगाववाद को पोषण मिलता रहा कि हम भारत के बाकी राज्यों जैसे नहीं है, हमें कुछ और मिल सकता है, हमारा तो संविधान अलग है, हमारा राष्ट्रध्वज अलग है। तो हर युवाओं को बरगाले उनको उकसाने का मौका हमने पाकिस्तान, और कश्मीर के अंदर पहले अलगाववाद की बात हुई, फिर आजादी की बात हुई, और वो ही आतंकवाद का मूल बना मान्यवर। और इसके बाद धार्मिक कट्टरता बढ़ाने वाले सारे संगठन इनकी तुष्टीकरण की नीति के कारण चलते रहे मान्य। जमायत-ए इस्लामी, कई सारे संगठन जो बच्चों में, युवाओं में, किशोरों में धार्मिक कट्टरता पर बढ़ाते रहे, अलगाववाद बढ़ाते रहे, चलने दिया, चलने दिया, चलने दिया। बैन लगाएंगे तो हमारी वोट बैंक नाराज हो जाएगी मान्यवर। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने टेरर ग्रुप बनाए, और ये टेरर ग्रुप के प्रवक्ता, इसका नाम है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। हर टेरर ग्रुप ने अपना एक ग्रुप, सिविलियन ग्रुप बनाया, इसके साथ चर्चा करते रहे, और उनके परिणाम स्वरूप यहां आतंकवाद बढ़ता गया मान्यवर। मैं आज स्वर्गीय शम्मी कपूर को भी कोट करना चाहता हूं। शम्मी कपूर जी, मैं पार्टी का अध्यक्ष था तब मिलने आए थे। उन्होंने कहा, अमित भाई, मेरा जब गोल्डन पीरियड था, मेरा साल का 30% टाइम कश्मीर में जाता था, इतना शूटिंग होता था कश्मीर, और मैं वहां के लोगों को मिला हूं। प्रोग्रेसिव सोसाइटी थी, महिलाएं प्रोग्रेसिव थी, धर्मनिरपेक्ष बात करते थे, सूफी संतों की बात करते थे, वहां पर कश्मीरी पंडित भी मिलते थे। आज मैं देख रहा हूं कि वो बच्चियां पथराव कर रही है। क्या हो गया? किसने बिगाड़ा? तब मैं इसके नीचे गया था मान्यवर, तब मालूम पड़ा कि ये जमात-ए इस्लामी ने पूरी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा पर कब्जा जमा कर रखा था, और बच्चों के दिलो दिमाग के अंदर जहर घोलना शुरू किया, तब जाकर ये स्थिति हुई। मगर कोई भी कभी भी ये कांग्रेस इसके मूल में नहीं गई, और मान्यवर धीरे धीरे ये बढ़ता गया। मान्यवर नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि ऐसा नहीं चल सकता, और 5 अगस्त 2019 को यही ऐतिहासिक सदन में धारा 370 और 35 को समाप्त, और उसके बाद शुरू हुआ टेररिज्म को फैलाने वाले, अलगाववाद फैलाने वाले टेररिस्ट और इनकी इकोसिस्टम संपूर्ण सफाई का एक युग शुरू हुआ मान्यवर। धारा 370 35 से हटाए गए,